आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। अपनी तरह का ये खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, रोजमर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी मुहैया कराता है। घर हर किसी की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है, लेकिन आज के नए दौर में रियल एस्टेट एक बहुत ही पॉपुलर टर्म बन गया है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम रियल एस्टेट पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रॉपर्टी एडवाइज़र श्री ईश्वर शर्मा और दूसरे हमारे खास मेहमान हैं श्री धीरेन्द्र सांगल, जो कि एक्स एजीएम हैं सिंडिकेट बैंक में, और तीसरे हमारे खास मेहमान हैं कमलेश चौरसिया, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हम आप तीनों का अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ईश्वर शर्मा जी से है, जो कि जाने माने प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं और आपका प्रॉपर्टी में ख़रीद तो फ़रोख्त में एक अलग अपना मयार रखते हैं। तो ईश्वर साहब, अगर मुझे एक घर खरीदना है तो मुझे एक प्रॉपर्टी एडवाइज़र के पास जाना ज़रूरी है, और इससे मुझे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? आपने घर खरीदना है तो बेहतर होगा कि आप किसी भी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के पास में जाएं। आपको वो पूरी जानकारी देगा कि आपको किस तरह का घर लेना चाहिए, आपका बजट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, जिसके बारे में एक आम आदमी को नहीं मालूम होता। वो सिर्फ ये सोचता है मैंने घर लेना है, उसके अच्छे क्या नतीजे रह सकते हैं, इसके बारे में आपको एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बता सकता है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे बजट को भी अपने अंदाज में रखता है जी। और थोड़ा सा इस पे विस्तार से थोड़ा तफसील से बता दीजिए। जी, ऐसा है, किसी भी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के पास में आप जाते हैं तो आपके साथ वो 10-15 मिनट जो है ना आमने सामने की बात करता है। वो आपके टेस्ट को जान लेता है, आपकी रिक्वायरमेंट को जान लेता है, आपके बजट को जान लेता है, फिर वो आपको एडवाइस करता है कि आपको किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। सांगल साहब, अब बात इन्होंने एक एडवाइस के लिए बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं, कस्टमर को पता है उसे उसकी बजट क्या है। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपसे कि जब घर खरीदने के लिए उसको होम लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे प्राइवेट मनी लेंडर के पास जाना चाहिए या बैंक्स के पास जाना चाहिए? पर्सनली आई मस्ट से कि उसको बैंक्स के पास जाना चाहिए, प्राइवेट लैंडर्स के पास बिल्कुल नहीं। एंड उसमें भी मैं प्रीफर करूंगा कि नेशनलाइज बैंक के पास जाए। दैट इज़ मच बेटर। मैं ये अभी थोड़ी सी बात एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था। आपने बड़ा सीधा सा जवाब मुझे दिया कि भाई मनी लेंडर के पास ही नहीं जाना चाहिए, बैंकों के पास जाना चाहिए। मैं इस पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तफसील से बताएं भी बैंकों के पास क्यों जाना चाहिए, ऐसी क्या खासियत है कि बैंकों के पास ही जाए? इनफैक्ट बैंकों के पास जाने का एक सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि प्राइवेट बिल्डर्स के रेट ऑफ जो प्राइवेट फाइनेंसर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होते हैं, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है एक सेट लाइन पे होती है, और वो उसके अंदर आप इफ़ यू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स तो आपको ईजी हो जाता है बैंक्स के पास जाना। और फिर आपको नेशनलाइज बैंक वगैरह में अगर आप जाते हैं, समटाइम्स इफ़ यू हैव ए सरप्लस फंड्स, आप डिपॉजिट भी करना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई प्री पेमेंट पेनल्टी वगैरह नहीं पड़ती है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। बहुत खूबसूरत, ये बेहद व्यवहार जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच है। Whereas this sort of thing, if you go to any private banks, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। They may charge penalty, prepayment penalties वगैरह they may impose। अच्छा, हाँ, ये अक्सर देखा गया कि जो नेशनलाइज बैंक हैं उनकी हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होती है, सही शब्द है। ट्रांसपेरेंसी आपको नेशनलाइज बैंक्स में डील करने से ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी। जी चौरसिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और घर किराए का खरीदना बेहतर होगा या किराए का लेना बेहतर होगा या खरीदना बेहतर होगा? इसमें हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि क्या जो खरीदने की प्लान कर रहा है क्या वो खुद किराए पर रह रहा है या नहीं। अगर वो खुद किराए पर रह रहा है तो ऐसे व्यक्ति को घर ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि वो अपना EMI पे करेगा। अगर वो किराए पर रह के जो रेंट पे करता है किराएदार, एज ए किराएदार वो देता है,
वो उससे उसको बेनिफिट अवेल नहीं होता, वो रह रहा होता। लेकिन जब हम अपने घर के लिए जो ईएमआई दे रहे होते हैं, वो एज ए किराए की तरह मैं ईएमआई दे के अपना घर बना सकता हूँ लेटर इन फ्यूचर में, वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है। नहीं, जैसे आजकल न्यूली मैरिड कपल हैं, आजकल छोटी छोटी फैमिली होती जा रही हैं, दिस इज़ ए हार्ड रियलिटी, हार्श रियलिटी। तो अब जब वो दोनों शुरू करते हैं अपने जीवन को, लाइफ को, तो उस दौरान उन्हें किराए पर, मैं इसको इसीलिए प्रश्न को फिर स्पेसिफिक किए देता हूँ कि इस तरह के लोग जो नए नौजवान हैं या मिडिल एजेड भी हैं, किसी रीज़न से घर नहीं बना पाए, किराए पर रह रहे हैं, तो उन्हें किराए पर कंटिन्यू करना चाहिए या घर खरीदना चाहिए? सर, हमें ना, अगर हमारे पास जब हम किराया घर खरीदने के लिए जाते हैं, हमारे पास कुछ परसेंटेज ऑफ द अपना फंड होना जरूरी है जी। अगर मेरे पास वो फंड आ गया है, या फिर जो कपल्स रहने जा रहे हैं, अगर उनके पास मिनिमम जो बेसिक जो देना है 20% 30% बैंक को, अगर मैं फाइनेंस के लिए जाता हूँ, अगर वो पैसा उनके पास अवेलेबल है, उनको अपना घर खरीद लेना चाहिए। जब तक वो नहीं है, तब तक किराए पे उनकी मजबूरी है, उनको रहना पड़ेगा। तो बेस्ट ये है, अगर आप इस जो हमारे पास बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फंड हो जाता है, तो ऐसे लोगों को किराए पे ना रहकर अपना घर खरीदना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि वो ईएमआई की जगह, रेंट की जगह पे ईएमआई देकर अपना घर बना सकते हैं। अगर वो किराए पर रहेगा तो जिंदगी भर वो किराए पे ही रहेगा, उसका अपना घर नहीं हो सकता। तो ऐसे कपल्स के लिए जरूर है, जब उस लायक हो जाते हैं, उनका अपना बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो फंडिंग करता है 20% 30%, बैंक अगर उनके पास अपना पैसा है, बाकी पैसा बैंक से फाइनेंस करवा के वो घर खरीद सकते हैं, और खरीदना चाहिए। जी शर्मा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, आपके पास किस तरह के लोग आते हैं? देखिए, जैसा अभी आपने बताया जी कि भाई एक मिनिमम उसके पास बजट होना चाहिए, रकम होनी चाहिए, तो आपके पास किस तरह के लोग आते हैं? देखिए, घर खरीदने की चाह हर इंसान के अंदर में होती है, जी। लेकिन समय बदलता है। आज से अगर 30 साल पहले की बात करेंगे, तो जब व्यक्ति रिटायर होने लगता था, तब वो सोचता था कि मेरे को अपना एक घर होना चाहिए। लेकिन अभी आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, वो चाहती है कि मेरी नौकरी लग गई है, देश ने बहुत तरक्की करी है, तो वो चाहता है कि पहले 2-4 साल में ही वो अपने लिए घर खरीद ले। तो ये एक हमारे देश की प्रगति का सूचक है। तो हर तरह के लोग आते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हम अपना घर खरीदें, हम अपने घर में बहुत अच्छे से रहें। अब जैसे कि हमारी सरकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना आ रही है, उसमें हर व्यक्ति के लिए घर है जी। अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है, आने वाले और साल 2 साल में ये बहुत व्यापक हो जाएगी, जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी जो है ना, सरकार छूट देती है हमें जी। तो ये डिसाइड। हमारे रिश्तों में एक स्वच्छता होती है, पर क्या ऐसी स्वच्छता आपके बर्तनों में है? बर्तन स्वच्छ? नींबू नीम चंदन जैसे कुदरती गुण जो हटाए कीटाणु और दे बर्तनों को स्वच्छता। करे बर्तनों की स्वच्छता। निप इंडिया में बना गर्व के साथ। डिसाइड करना है मकान लेने वाले ने कि वो मकान कैसा लेना चाहता है, उसकी कितनी पेइंग कैपेसिटी है, वो कितना बैंक का लोन लेना चाहता है और उसको किस तरह से देगा। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में तो मैं समझता हूँ गागर में सागर है, और इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि ब्रिविटी इज़ द सोल ऑफ विट, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग उन यंग लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से मकान नहीं बना पाए हैं, पहली प्रॉपर्टी पर कुछ विशेष छूट हैं जी, उसमें कुछ रियायतें हैं, उस पर थोड़ा सा आप बताएं कि क्या छूट हैं और क्या रियायतें, क्या आगे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कई कमी आपने कम है ये बताया जी। आपने हमें ये बताइए कि उसमें रियायतें और क्या हैं? देखिए, जो सबसे बेहतर रियायत है वो एक तो जो एक्चुअल फ्लैट है, आपको सिर्फ कीमत उसकी देनी होती है जी। वो सुपर एरियाज़ की नहीं देनी होती है। बिल्कुल जो आपको फ्लैट मिल रहा है जितना है उसी के पैसे आपको पेमेंट करनी है। और जहाँ तक रियायत है वो 2.67 लाख की जो है ना इंटरेस्ट के अंदर में रियायत है जी, और बड़े ही रीजनेबल रेट्स के अंदर में सरकार ने इस तरह की योजनाएं लागू करी हैं, जिसके ऊपर में एक रेरा आया है जी। बिल्डर्स के ऊपर शिकंजा बहुत कस गया है, तो बहुत अच्छे से इस काम के ऊपर में इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, इसी से जुड़ा मैं एक सवाल इससे थोड़ा सा पूछता हूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्टेड हाउसेस लेने चाहिए या प्राइवेट बिल्डर कंस्ट्रक्टेड हाउसेस लेना चाहिए? देखिए,
जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो बने हुए मकान होते हैं, जैसे डीडीए हो गया, तो इसके अंदर अभी डीडीए ने बहुत सुधार किया है, अच्छी क्वालिटी देने लगे हैं, अच्छी सर्विसेज देने लगे हैं। लेकिन जो प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं उनके अंदर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस होती हैं, जैसे जिम, पूल साइड, क्लब, ये सब होती हैं। ये एक मकान लेने वाले को अपनी जेब के अनुसार देखना चाहिए कि उसको कैसा मकान लेना चाहिए। सांगल साहब, आजकल बैंकों में होम लोन देने का एक कंपटीशन सा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के, तो ऐसे में जो बायर है वो सोचता है मैं कैसे क्या सेलेक्ट करूं, क्योंकि आपकी एक एक्सपर्टीज़ है, आप सालों साल बैंक में होम लोनिंग या हाउस लोनिंग में रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, इसके अंदर नो डाउट देयर इज़ ए आजकल बैंक में काफ़ी कंपटीशन है एंड एवरीवन वांट्स कि हम उनके पास मैक्सिमम कस्टमर्स आएँ। बट द थिंग इज़ उसके अंदर सबसे बड़ी आजकल वेरिएशन थोड़ा बहुत होता है, लाइक 0.2025% तक, और अब धीरे धीरे ये गैप कम होता जा रहा है। एंड मेरे हिसाब से नेशनलाइज्ड बैंक्स में ही जाना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी काफ़ी है। जैसा कहा जाता है कि प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा हिडन कॉस्ट होती है, उसको देखते हुए एवरीवन शुड गो टू नेशनलाइज्ड बैंक। बिल्कुल ठीक। और ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा शब्द है Yes. जो किसी भी इकोनॉमी को किसी भी मयार तक ले जा सकता है, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट का हो, Yes. या एज ए होल इकोनॉमी की बात हो। तो मैं समझता हूँ कि आपने इस बात को बखूबी, आपका क्या रिएक्शन है चौरसिया साहब, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये कहा जाता है कि जिसका अकाउंट साफ उसका सब कुछ माफ। बिल्कुल। तो आपका क्या इस पर रिएक्शन है कि कंपटीशन को देखते हुए? जैसे सांगल साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा है जी, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, ये कंपटीशन का बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है मार्केट में। इवन प्राइवेट सेक्टर्स के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, ये लोग आपको बहुत फैसिलिटीज़ देती हैं इनिशियली लेवल पे, आपके घर तक पहुंच जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं देंगे। गवर्नमेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है, जो हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, ये लोग वो सुविधाएं नहीं देते। तो इनिशियली लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि ये प्राइवेट बैंक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस चीज़ को जो बाद में प्राइवेट बैंक हिडन कॉस्ट चार्ज करते हैं, उनको अवेयरनेस उसकी होती नहीं है, और बाद में ईएमआई में वो जुड़ रहा होता, उनको पता भी नहीं लगता। क्योंकि एक होम लोन एक बहुत लंबा पीरियड के लिए होता है, 15 साल 20 साल के लिए होता है, तो उस चीज़ लोगों को पता नहीं होता। वो ईएमआई दे रहे होते हैं, उसमें कॉस्ट कितना इंटरेस्ट पोर्शन जा रहा है, कितना प्रिंसिपल पोर्शन आउट जा रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं होता। वो फिक्स ईएमआई बढ़ती रहती है, वो देते रहते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं चलता। रियल में उनकी कॉस्ट बढ़ रही होती है, वो इंटरेस्ट पोर्शन ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। तो इसलिए बेटर है ऐसे लोगों को, जैसे सांगल साहब ने बिल्कुल सही कहा है, हमें पीएसयूज़ पे जाने चाहिए, बैंकों पे जाना चाहिए पीएसयूज़ पे, और वहाँ से अपने लोन्स, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत हाई होती है, चीज़ें सब क्लियर होती हैं, इसलिए बेटर है कि पीएसयूज़ के पास जाना चाहिए। जी, ईश्वर साहब, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाह रहा था। आज के हालात में काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, और एडवाइज़र का एक अपना अहम रोल है। तो ये इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन से क्या घर खरीदना या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, प्रॉपर्टी या मकान जो है वो खरीदना पहले तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं हैं, बैंक में एफडीज़ हैं, पोस्ट ऑफिस में कई स्कीम्स हैं, वहाँ पैसा लगाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट अभी डिपेंड करता है कि जितने हमारे नए शहर बन रहे हैं, जैसे सरकार की योजनाएं हैं, तो अब देखेंगे आपके जो मेजर सिटीज़ होती थी, मेट्रो सिटीज़ होती थी, वहाँ पे लोगों की डिमांड कम हो गई है। और एक्चुअल में क्या चेंज हो गया है, सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है कि पहले लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 4-4 प्रॉपर्टी ले लेते थे कि रेंट पे दे देंगे। लेकिन अब क्या है कि जैसे सोच बदली है, उसमें आदमी चाहता है कि मैं अपने लिए करूं। ज़्यादातर यंगस्टर जो है वो जॉब में जाना पसंद कर रहे हैं, एक देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये चाहते हैं कि भाई अपना लें, अपना खाएं पिएं, अपनी लाइफ को जो है ना इजी बनाएं।
तो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो सरकार की बहुत सी वो योजनाएं हैं जिनमें लगाया जा सकता है पैसा। और रह गई बात कि इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें कि अगर फिर फालतू पैसा है तो फिर लगाइए। नहीं, आपके हिसाब से ये बेहतर ऑप्शन है या वर्स्ट ऑप्शन है? मैं इसको बहुत क्लियर स्पेसिफाई किए देता हूँ। ये सर मैन टू मैन वेरी करता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए, अगर रहने के लिए मकान अपना है हाँ। तो हम फिर कहेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो वो कमर्शियल में वो करें। कमर्शियल में रेंट ज़्यादा आ जाता है, एप्रिसिएशन भी अच्छी है। सांगल साहब, मुझे लगता है अपने व्यूअर्स को और नाजरीन को और बेहतर करने के लिए, उनको अच्छा व्यू पॉइंट देने के लिए, आप चूंकि होम लोन डिपार्टमेंट में रहे हैं, आपने हेड किया है उस चीज़ को, तो जब बैंक के पास लोग आते हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि 3-3, 4-4, और एक ये रियलिटी भी रही है कि 3-3, 4-4 प्रॉपर्टीज़ पे लोन ले लिया, जिनको ज़रूरत है वो अटक गए और ये लोन लेके निकल गए, तो आपकी दृष्टि से क्या है? देखिए, शुरू में ये जब बैंक्स में होम लोन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था जी। और शुरू किया था, उस वक्त लोगों ने 3-3, 4-4 पे लिए हैं, जी। बट लेटर ऑन गवर्नमेंट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू 2 जी, प्रॉपर्टीज वन कैन हैव। अगर इससे ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों ना रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। बियॉन्ड आप जाते हैं जी, तो देन उनको कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, नॉट हाउसिंग लोन। हाँ, जो कि ये लगभग 8-9% या 10% जो भी नहीं, अब स्थिति तो रही हो। मेरे ख्याल से 8.25, 8.5 के जी करीब हाँ। है। और कमर्शियल पे क्या लगेगा साहब? इट इज़ मोर देन 10, 11-12%। अच्छा, 12%। यस, 11 to 12%। दैट इज वो कमर्शियल। काफ़ी ज़्यादा है। So, चौरसिया साहब, हमने प्रॉपर्टी एडवाइज़र का एक व्यू लिया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये एक बहुत अजीब सी स्थिति है कि लोग अपने पैसे को डंप कर देते हैं। Yes. तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की दृष्टि से ये जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है एक ओवररेटेड इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर आप क्या महसूस करते हैं? आपकी राय क्या है? मेरी राय में ये है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर आपके पास घर रहने के लिए है, तो एज ए उसको बिजनेस ना बना के आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। उनके लिए प्रॉपर्टी लेना चाहिए जिनके पास घर नहीं है, क्योंकि सबको चाहिए घर रहने के लिए। हाँ। लेकिन अगर मेरे पास घर ऑलरेडी है और मेरे पास कुछ सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, उसको मैं दूसरे घर में इन्वेस्ट करूं, तो नेट ऑफ करूं कि आज की डेट में वो रिकवरी नहीं हो पाती है। बेटर है हमें घर ना लेके कुछ और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर आपको किसी जब नॉलेज है लोगों को, तो शेयर मार्केट्स में जा सकते हैं, नहीं तो SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है जिसे हम कहते हैं, या फिर मेच्योर्ड FDs और बैंक पोस्ट ऑफिस तो है ही हैं, ये तो सभी करते हैं। इनके अलावा हमारे पास दूसरे अल्टरनेटिव जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में हम इन्वेस्ट करके अपना जो रेट ऑफ रिटर्न्स है इन्वेस्टमेंट पे वो हम बढ़ा सकते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टी में आज की डेट में नहीं आ रहा है। अगर मैं इन्वेस्ट करने से मुझे क्या मिलेगा? एक अप्रिशिएशन होता है रेंटल। आज की डेट में रेंटल और कॉस्ट के हिसाब से वो बहुत कम आ रहा है। अच्छा। और अगर आप पिछले 5 साल के मार्केट में हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, रियल में एप्रिशिएशन इन द प्रॉपर्टी नहीं है। तो करंट सिनेरियो में बेस्ट ऑप्शन जो लगता है कि आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें, FDs में इन्वेस्ट करें, जो लिक्विड एसेट्स हैं, जो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें, बॉन्ड्स वगैरह में। जी संगल साहब, अब ये सब बातें हुई, अब जो होम लोन की जो क्वांटिटी तय होती है, क्वांटम जो तय होता है, वो आप कैसे तय करते हैं? देखिए, इसके अंदर हम लोग जब उनकी ग्रॉस इनकम देखते हैं जी, कि उनकी ग्रॉस इनकम क्या है, बेसिस ऑन द सैलरी सर्टिफिकेट, और इफ़ दैट पर्सन इज़ ए बिजनेसमैन देन उसका ITR। अच्छा, ITR
उसके देख के फिर हम ये देखते हैं कि इनके रिक्वायरमेंट हम लोग 60% आई मीन 40% उनके लिए ग्रॉस इनकम का 40% वी जस्ट कीप इट असाइड फॉर देयर डे टू डे एक्सपेंसेस. नाउ वी सी द 60% में हम ये देखते हैं कि उनकी और क्या डिडक्शंस हैं वो सब लेस करके देन वी कैलकुलेट द एलिजिबल अमाउंट. एलिजिबल. ठीक. अच्छा, कमलेश चौरसिया साहब जी, मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पे आता हूँ. मैंने एक मकान फॉर एग्जांपल जी, 20 लाख रुपए का बेचा और फिर मैंने एक आगे जाके मकान ले लिया या फ्लैट ले लिया. मकान की तो बात 20 लाख 15 लाख में आजकल बेमानी सी बात है, और मैंने उसे 10 लाख में ले लिया. 10 लाख रुपया जो मेरे पास बचा उस पे कोई टैक्स लगेगा? हाँ. और तो उस रकम को हम कहेंगे क्या? मतलब आम भाषा में तो हम कहते हैं ये मैंने बचत कर ली जी, और मैंने आगे इसको वो लेकिन जब वो इनकम टैक्स उस पर टैक्स काटता है तो मैं कहता हूँ ये क्या हुआ भाई, मेरा पैसा था मैंने बचाया. तो आप बताएं इस बार. देखिए ऐसा है, इसको वर्ड बोलते हैं कैपिटल गेन. अच्छा, कैपिटल गेन. जो आपने अपने एग्जांपल में लगे 20 लाख रुपए हमने सेल करने से, प्रॉपर्टी सेल करने से आए, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा वो प्रॉपर्टी जो हमने सेल की है वो परचेज कितने में की है. तो से एग्जांपल इसमें मैं एक छोटा सा ऐड कर दूं, 5 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी परचेज की थी, वो आज मैंने 20 लाख की बेच दी. करेक्ट. तो रियल में गेन आपका 15 लाख है इंडेक्सेशन करने के बाद. वो 24 महीने से ज़्यादा हो जाने पे इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल, इसको वर्ड होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है. उसमें क्या होता है, 5 लाख रुपए का इंडेक्सेशन से एग्जांपल मैंने किया तो 7 लाख हो गया. मैंने बेच लिया 20 लाख में, जो डिफरेंस है ना 13 लाख का, इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इस पे लगना चाहिए टैक्स, जो 20% का रेट है, और सरचार्ज एजुकेशन से अलग है, उस पे लगता है. लेकिन आपने दूसरी प्रॉपर्टी का अगर खरीद लेते हैं तो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशंस हमें मिलती हैं इनकम टैक्स के अंदर कि जितना गेन है, हमारे इस एग्जांपल में 13 लाख का गेन है, अप टू 13 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा टोटल टैक्स बचाने के लिए. तो अभी हमने एग्जांपल में 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली तो 10 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट होगा, बचा हुआ 3 लाख इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा. अगर उनको ये भी बचाना है तो या तो प्रॉपर्टी और वैल्यू की खरीदे, 13 लाख या इससे ऊपर की खरीदे, या फिर आजकल बॉन्ड्स वगैरह होते हैं जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सेक्शन है 54EC वगैरह में हम 50 लाख रुपए तक की वहाँ इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है. अच्छा, चूंकि बात लंबी हो रही है, मैं इसको एक चीज़ और पूछता हूँ कि सैलरीड क्लास या जो भी यंग जनरेशन है या मिडिल एजड है, उन लोगों को जब वो होम लोन लेते हैं और इनकम टैक्स में उनको क्या क्या रियायतें होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. देखो, जो सैलरीड क्लास है या बिजनेसमैन किसी को भी है तो उनको होम लोन लेने का 2 फायदे होते हैं. एक तो इंटरेस्ट में उसको एग्जेम्पशन मिलती है जी, सेक्शन 24B में उसको डिडक्शन मिलती है, वो मैक्सिमम 2 लाख. अच्छा, 2 लाख. ठीक है, मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट है, वो मिलेगा. नंबर 1. नंबर 2, उसको 80C में भी डिडक्शन मिलेगा अप टू 1,50,000. अच्छा. तो हमारे पास जो EMI जाता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. प्रिंसिपल की एग्जेम्पशन हमें मिलती है सेक्शन 80C के अंदर अप टू 1,50,000. इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन मिलती है 24B के अंदर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जिसे हम कहते हैं, अप टू ₹2 लाख. ये 2 डिडक्शन. तो कुल मिला के 3.5 लाख रुपए की बचत. यस. इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट्स, और जो लोग EMI दे के रह रहे हैं, एक तो उसका होम लोन जो रेंट तो बचता ही है, साथ में ये अपना घर भी होता है और इन दोनों का बेनिफिट्स मिलता है. तो ये बातचीत इतनी चल रही है, मैं इसको ख़त्म करने का मन नहीं है किसी भी अंदाज से, लेकिन समय की अपनी या वक्त की एक अपना तकाजा है. तो मैं आपसे पूछता हूँ एज ए कंक्लूडिंग रिमार्क कि घर के या होम लोन प्रॉपर्टी जो है या प्रॉपर्टी लोन जो है ओवरऑल सोसाइटी के लिए बेहतरी के लिए है या बेहतरी है लेकिन सावधानी से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि बेहतरी है लेकिन सावधानी के साथ में. ये बहुत अच्छी बात है. कोई भी चीज़ लेने के लिए देखिए, बैंकर्स हैं जैसे संगल साहब ने अभी बताया कि PSU से लेना चाहिए हमें, जो
हमें पता होना चाहिए सब, आजकल बैंक सब कुछ अपनी डिटेल देते हैं कि वो क्या क्या आपसे चार्जेस लेंगे, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसके अंदर कुछ हिडन नहीं होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए आजकल हमारे देश ने तरक्की करी है, सब जानते हैं, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब ये देखते हैं कि अब हमने लोन कैसे लेना है, PSU से लेना है, कई जल्दी के लिए कि जी हमें जल्दी चाहिए। जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाते हैं, उनका एक प्रोसेस है, वो सारी मतलब फॉर्मेलिटीज़ को पूरा सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है उसको कम से कम कुछ भी हो तो एक पार्ट जो है ना, भले ही वो 10% का हो, 20% का हो, वो लोन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारा प्रॉपर्टी का टाइटल है ना वो क्लियर हो जाएगा कि उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। क्योंकि बैंक जो है ना सारा चेक कर लेता है, उसका रिकॉर्ड चेक कर लेता है कि ये टाइटल फ्री है एकदम से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, जो आने वाले समय के लिए सभी के लिए अच्छा होता है। सांगल साहब इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और बहुत ये और भी अच्छी बात है कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये बात आ रही है। तो एक बैंकर की दृष्टि से वही सवाल जो मैंने शर्मा साहब से किया वही मैं आपसे पूछता हूँ, एक बैंकर की दृष्टि से क्या हमारे यहाँ प्रॉपर्टी लोन्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा होनी चाहिए एक बैंकर की दृष्टि से? बिल्कुल। आप क्या हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। ईश्वर जी ने जो चीज़ बोली है कि बैंक के पास आने से एक ये एडवांटेज हो जाता है कि बिकॉज उसकी लीगल वगैरह सब हम करवाते हैं बैंक वाले, तो उससे टाइटल की क्लियरेंस मिल जाती है भाई कि टाइटल इज़ ओके। अदरवाइज़ आजकल प्रॉपर्टीज़ में भी फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं और होते रहे हैं। तो उस हिसाब से ईश्वर जी ने ये बहुत अच्छा बोला है कि चाहे मिनिमम अमाउंट लें, पर वन शुड गो टू द नेशनलाइज्ड बैंक सो दैट वहाँ पे क्लियरेंस हो जाए जी। तो उससे बोरोवर को एक कंफर्ट लेवल मिलता है जी। और मैं समझता हूँ जब ये चीज़ रेगुलेट होती है तो हमारी सरकार के पास भी वो आंकड़े पहुँचते हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ी पहुँचती है, उसकी वैल्यू प्रॉपर पहुँचती है, लोन के हिसाब से लोगों को क्या कंजम्पशन या सरकारी योजनाओं में उनको लगता है कि इतने लोग लेने वाले हैं तो इतने हमको सब्सिडाइज करना है। इस पूरा लेखा जोखा एक बैंकों से है ना, हर चीज़ की फिगर RBI को जाती है एंड RBI से नेचुरली गवर्नमेंट को जाएगी एंड उसको उनको गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि हम लोग जो स्कीम्स लाए हैं कितने बेनिफिशियरीज हैं और हमें आगे कितना इनको जो सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह या जो भी कुछ देना है वो हम इजीली वो मैनेज कर पाते हैं इन चीज़ों का। आप हमारे स्टूडियो में आए, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आपने देखा कि होम लोन लेना एक फ़ायदे का सौदा है जिसमें आपका मुस्तकबिल महफूज है और इसके साथ साथ आपको सारी आपकी जो प्लानिंग है लाइफ की, फाइनेंशियल से लेकर के लाइफ प्लानिंग, वो होम लोन एक अहम रोल रखता है, उसको आप निभा सकते हैं और साथ साथ अपने कंट्री के लिए भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बेवजह इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस आदमी को पीछे कर रहे हैं जिसको उसकी ज़रूरत है। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त हमारी पूरी टीम को। आदाब।